फॉरेन से कैपिटल इनफ्लो आएगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आज के पूरे सेशन में हम इसी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज जो हैं वो हेल्प करते हैं एक इकोनॉमी को ग्रो करने में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आखिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो हम कहेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली मूवमेंट ऑफ कैपिटल है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब कैपिटल इनफ्लो होता है तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। या फिर जब भी कोई फॉरेनर ओनरशिप स्टेक्स खरीदना चाहता है, ओन करना चाहता है इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो भी एक फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर होता है। तो जब भी कैपिटल का मूवमेंट होगा, कैपिटल जो है परचेज किया जाएगा, कैपिटल जो है मूव करेगा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में फ्रॉम द फॉरेन इकोनॉमी, हम उसको कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वेरियस कंट्रीज एंड वेरियस इकोनॉमीज में उसका एक मेजर ड्राइविंग फैक्टर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फ्लो तो होता ही है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और वर्कफोर्स के स्किल्स में एनहांसमेंट भी देखा जाता है। जो भी रिसिपिएंट कंट्री है, जिसको भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, जो रिसिपिएंट कंट्री है वो डेवलप कर सकती है इन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इनफ्लोज को यूज करते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर काम कर सकती है, जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो यहां पर हमने समझा कि बहुत ही क्लियर और एविडेंट रोल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ में, बहुत ही क्लियर और एविडेंट रोल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ में। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि किसी भी इंडिविजुअल, कंपनी या फिर गवर्नमेंट ने की है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो लेट्स जस्ट से ए कंट्री है विच इज अ फॉरेन कंट्री एंड बी कंट्री है जो डोमेस्टिक कंट्री है जिसमें हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम बी कंट्री को इंडिया मान लेते हैं। तो ए कंट्री से किसी इंडिविजुअल ने इन्वेस्टमेंट किया है बी कंट्री में और यहाँ पे फोकस क्या है कि प्रॉफिट बनाया जाएगा। फोकस क्या है, एम क्या है कि प्रॉफिट होगा मुझे इस इन्वेस्टमेंट से। ये जो इन्वेस्टमेंट है दो तरीके की हो सकती है। अगर हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, दो तरीके की हो सकती है। पहला हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल लेता है डेस्टिनेशन या डोमेस्टिक कंट्री में। अगर यहां पर ओनरशिप की बात हो रही है तो एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल रहता है फॉरेन इन्वेस्टर इन एफडीआई। अगर यहां पर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो इन्वेस्टर है वो यहां पर परचेज करता है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। यहां पर उसको डायरेक्ट मैनेजरियल कंट्रोल नहीं मिलता। तो ये दो फॉर्म्स हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मिलता है ओवर मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन द कंपनी, वेयर एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में यहां पर परचेज एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज देखा जाता है और कोई रिश्ता नाता नहीं होता है डायरेक्ट मैनेजरियल कंट्रोल से, कोई रिलेशन नहीं होता है डायरेक्ट मैनेजरियल कंट्रोल से। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है यहां पर यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पोटेंशियल रखता है एफिशिएंसी इंक्रीज करने की और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। कैसे? यहाँ पे एक फैक्टर है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस लाता है फ्रॉम इट्स ओन कंट्री टू द रिसिपिएंट कंट्री। तो जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बिजनेस प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं, वो डोमेस्टिक रिसिपिएंट कंट्री जो है
उसका फायदा उठा पाती है, उसका लाभ उठा पाती है, और ये हमें मिलता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकरेज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो इनकरेज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि रोड्स, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ये भी एश्योर होता है कि गवर्नमेंट रेवेन्यूज, और यहां पर सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट को, जो पब्लिक स्पेंडिंग करनी है गवर्नमेंट को। तो अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सटर्नली आ रहा है तो गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यूज को बेटर मैनेज कर पाएगी, और जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसमें उसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं वहां से इनको टैक्स आएगा। तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो रिसीव मोर फंड्स, दैट्स व्हाई इट विल हैव बेटर रेवेन्यूज, और साथ ही साथ बेटर पब्लिक मैनेजमेंट और स्पेंडिंग भी हो पाएगा। So we can see there are many benefits which can be achieved directly from foreign investment. सिर्फ वो monetary terms में नहीं है, they are in qualitative terms also. अब अगर हम बात करें role of foreign investment directly in economic growth, तो obviously एक बहुत important role play करती है, क्योंकि जो foreign investment है वही provide करता है मच नीडेड एडिशनल कैपिटल। जो भी कैपिटल अवेलेबल है इकोनॉमी में वो तो एम्प्लॉय किया ही जाएगा, बट जो एडिशनल कैपिटल है जो डेवलपिंग कंट्रीज को यूजुअली रिक्वायर्ड होता है वो कहां से आता है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आता है। फर्दरमोर यहां पर कैपिटल जनरेशन हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल फॉर्मेशन के साथ दो और रिक्वायरमेंट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हाई हैं, वेलफेयर नहीं है, लोग पॉवर्टी में, तो कोई फायदा नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एलिवेशन फ्रॉम पॉवर्टी। सो जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो यहां पर बिजनेसेस जो हैं बनेंगे, और साथ ही साथ जो बिजनेसेस क्रिएट होंगे उनसे मच नीडेड एडिशनल कैपिटल आएगा। उसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में भी इंक्रीज देखा जाएगा डिमांड का, जिससे क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड एज वेल एज रिडक्शन इन द पॉवर्टी लेवल देखा जाएगा, रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल देखा जाएगा, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करेंगे। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करेंगे। अब हमने बहुत बात की कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कैसे फायदा होगा, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आते हैं, और हमारी कंट्री में ये चैलेंजेस जो है थोड़े ज्यादा फेस किए जा सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर चैलेंजेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हो सकता है। अगर हम अपनी पर्टिकुलर डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हमें देखने को नहीं मिला है। माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स डू एग्जिस्ट, बट फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट सेम नहीं रहेगी तो उनकी फॉरेन पॉलिसी सेम नहीं रहेगी, उनकी हैंडलिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी इन द कंट्री सेम नहीं रहेगी, और उससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि उनको अश्योरेंस नहीं दिख रहा होता, उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा होता। तो ये फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है गवर्नमेंट में या फिर इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है, वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। अदर देन कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंसिंग प्रोसेसेस या फिर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड उसको बहुत सारा हैसल करना पड़ रहा है इस पूरे प्रोसेस में, तो उसे अवॉइड करेगा। तो यहां पे क्या रिक्वायर्ड है, एक हैसल फ्री प्रोसेस, जिससे वो इजीली बिजनेस कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। इसीलिए इन प्रोसीजर्स को बहुत आसान किया जा रहा है इन इंडिया, सो दैट हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
रैंक जो है ग्रेजुअली इंप्रूव करे और हम एक ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन बने, अच्छी डेस्टिनेशन बने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। देन वी हैव बिजनेस ऑपरेशंस, जिनका ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है, जिनका ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा है जिन इकोनॉमी में, वो भी एक बहुत बड़ा इशू माना जाता है फॉरेन इन्वेस्टर ने। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आता है दैट इज समवेयर अराउंड 14%, जबकि 14% इन कंपैरिजन टू जीडीपी, जबकि ग्लोबल एवरेज जो है वो 8% का है। तो ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो भी एज ए चैलेंज एग्जिस्ट करती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, एज ए चैलेंज एग्जिस्ट करती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस, how can the foreign investment be facilitated? फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट हो सकता है सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी से। अभी हमने बात की थी कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज रहेंगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इशू आएगा, बट अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा तो यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि हम अभी बात करेंगे, दैट वी हैव सीन अ ह्यूज ग्रोथ in last 24 years in terms of foreign investment in India, and that has been assured only by supportive government policies। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेंगे कि एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क हो जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और जो राइट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के वो प्रोटेक्टेड रहे, जो राइट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के वो प्रोटेक्टेड रहे, तो यहां पर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो कंट्रीज के साथ जिसमें मार्केट एक्सेस इजी हो, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ करती है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेशन मिलता है, ट्रेड को फैसिलिटेशन मिलता है और फॉरेनर्स के लिए मार्केट एक्सेस जो है वो इजी हो जाता है। तो फॉरेनर्स के लिए मार्केट एक्सेस है वो इजी हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर एक केस स्टडी की बात करें स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडोनेशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है वो हेविली सिग्निफिकेंटली बेस्ड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, और एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है इंडोनेशिया की ग्रोथ में इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्पेशली दो सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने मेजर कंट्रीब्यूट किया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से इंडोनेशिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ी और साथ ही साथ न्यू जॉब्स का क्रिएशन हुआ। एंड ऑल दिस वाज फैसिलिटेटेड बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी थी बिटवीन रीजन्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इनहैंस हुई जो कि फंडेड थे बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, चाहे वो टोल रोड्स हो, पोर्ट्स हो एंड रेलवे नेटवर्क्स हो। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ केस स्टडी दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लेड अ ह्यूज रोल इन डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडोनेशिया। अब हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो बहुत बात कर ली, बट अब देखते हैं कि इंडिया में क्या स्टेटस है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। तो अगर हम इंडिया के एफडीआई इनफ्लोज देखें तो 20 गुना ये बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू 2001 टू 2023-24। जो मेन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, दैट इज DPIIT, उसके हिसाब से इंडिया का जो क्यूमुलेटिव एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड $700 बिलियन है। और ये जो है मेजरली इस वजह से हुआ है कि गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने में, साथ ही साथ ईजिंग आउट एफडीआई नॉर्म्स। यहां पे मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का भी। गवर्नमेंट हैज आल्सो वर्कड रेडली टू ईज आउट द नॉर्म्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट,
ताकि शेयर्स एंड सिक्योरिटी मार्केट में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करे। अगर हम यहाँ पे डेटा देखें अप्रैल 2000 से जून 2024 का, तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो आया है। उसमें उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आया है, एंड आफ्टर दैट वी हैव इट इन टेलीकम्युनिकेशंस एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट किया है इन लास्ट 24 ईयर्स। इसके अलावा अगर हम कंट्री वाइज बात करने लगे, कंट्री वाइज इंडिया का मेजर एफडीआई इनफ्लो जो है वो कहां से आया है, तो देन वी हैव मॉरिशस से सबसे ज्यादा आया है जिसका टोटल शेयर है 25%, देन फॉलोड बाय सिंगापुर जिसका कंट्रीब्यूशन है 24%, देन वी हैव यूएस एट 10%, नीदरलैंड्स एट 7% एंड जापान एट 6%। तो आप यहां देख सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफडीआई इनफ्लो जो है वो मॉरिशस से है। यहां से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है आपके प्रीलिम्स में, जहां पे हम बात कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफडीआई इनफ्लो किन किन कंट्रीज से देखा जाता है, एंड यहाँ पर आप क्वेश्चन जो है इनको यूज कर सकते हैं एज ये जो डेटा दिया हुआ है एज योर केस स्टडीज इन योर मेंस आंसर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने इंडोनेशिया की केस स्टडी के बारे में बात किया। अब अगर हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाए कि हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो कहां गया है, तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र जिसने रिसीव किया है 31% इन द डेज ऑफ अक्टूबर 2019 टू जून 2024। तो हम पिछले 5 साल की अगर बात करें तो महाराष्ट्र जो है हाईएस्ट उस पे रहा है एट 31%, देन वी हैव कर्नाटका एट 21%, गुजरात एट 16%, दिल्ली 13% एंड देन तमिलनाडु एट 5%। तो जो मोस्ट प्रोबेबल डेस्टिनेशन है जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी फ्लो आया है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात रही है, फॉलोड बाय दिल्ली एंड तमिलनाडु। इंडिया जो है साथ ही साथ थर्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, और यहां पर अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस डील्स हैं वो 64% से बढ़ी हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसमें इंडिया ने रिसेंट टाइम्स में कितनी बढ़त पाई है। इंडिया जो है एक ल्यूक्रेटिव अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुकी है एफडीआई के लिए इन रीसेंट ईयर्स, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग द चेंजिंग नॉर्म्स, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इंडिया का जो रैंक है इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2024 उसमें 3 पोजीशंस ऊपर आई है एज कंपेयर टू 2021। साथ ही साथ इंडिया को नेम किया गया 48 मोस्ट इनोवेटिव कंट्री अमंग टॉप 550 कंट्रीज, जिसमें 40th पोजीशन आई है आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसके अलावा इंडिया जो है 81st पोजीशन से इन 2014 अब 40th पोजीशन पर आ गई है अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। सो दिस शोज दैट इंडिया इज मेकिंग ह्यूज स्ट्राइड्स व्हेन इट कम्स टू availing the foreign investment and making a movement to the $5 trillion economy. That would be all for today's session. If you want to look for such more videos and topics, current affairs related and your exam related, you can come on to our channel, YouTube channel, that is Chahal Academy. That's all from my side. Thank you so much.